हेलो एवरीवन। मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बेसिसिटी के बारे में बताया था कि बेसिसिटी क्या होती है। वहाँ पे कुछ मैंने उसके एग्जाम्पल भी बताए थे। बेसिसिटी को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं उनके बारे में बताया था, और आपको ये कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बेसिसिटी का डालूंगा। लेकिन आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये दो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस और स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। बेसिसिटी के मिड में इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ाना क्यों जरूरी है? क्योंकि बेसिसिटी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स में इन दोनों इफेक्ट्स की चर्चा की जाती है। ठीक है, तो मैंने ये सोचा कि आपको सेपरेटली इन वीडियोस के बारे में ही इन कंसेप्ट्स के बारे में ही पहले पढ़ाया जाए। उसके बाद फिर से मैं एक बेसिसिटी की वीडियो डालूंगा जिसमें मैं बेसिसिटी के बाकी कंसेप्ट्स के बारे में डील करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, जिसको सर इफेक्ट भी कहते हैं इसको, इसके बारे में डील करना चाहूंगा। सर इफेक्ट होता क्या है इसको समझना चाहेंगे। सबसे पहले देखना, मैं एक एग्जांपल लेता हूं किसका, एनिलीन का। ठीक है, और एनिलीन के ऑर्बिटल पिक्चर के साथ मैं एक एग्जांपल लेता हूं किसका, देखना, CH3 यहाँ पे लेता हूँ CH3 और ये CH3, इसका एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, ये दो एग्जांपल लेता हूँ, या फिर मैं यहाँ वाले CH3 हटा के यहाँ H ले लेता हूँ, इनका एग्जांपल ले लेता हूँ। देखना, NH2 यहाँ पे CH3 दोबारा लिखता हूँ एक बार उसको। क्या लिखूंगा, किसका एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, CH3 और यहाँ पे NH2, इन दोनों का कंपाउंड नंबर 1 और कंपाउंड नंबर 2 का एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं कंपाउंड नंबर 1 को देखता हूँ। कंपाउंड नंबर 1 का अगर आप ऑर्बिटल पिक्चर देखोगे ना, तो कंपाउंड नंबर 1 का ऑर्बिटल पिक्चर ये है कि ये 3 पाई बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड यहाँ पे, पाई बॉन्ड बनाने के लिए जो 2 पी ऑर्बिटल है वो इस रिंग के परपेंडिकुलर, 2 पी ऑर्बिटल यहाँ पे और 2 पी ऑर्बिटल यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगा है, NH2, इस नाइट्रोजन पे क्या लोन पेयर है, और इस लोन पेयर, ये जो लोन पेयर जिस ऑर्बिटल में है वो भी यहाँ पे पैरेलल। क्या आपको ये समझ आ रहा है कैसे है? मैं ऐसे अगर मैं ये मानूं कि ये रिंग एक प्लेन में है, तो ये जो 6 पी ऑर्बिटल हैं ये सारे के सारे इस रिंग के परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये नाइट्रोजन वाला जो ऑर्बिटल है जिसमें लोन पेयर है, ये भी इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। अच्छा, ये सारे पी ऑर्बिटल और ये नाइट्रोजन वाला पी ऑर्बिटल सारे पैरेलल हैं। इसके कारण नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इस रिंग में कंजुगेशन में जा सकता है। यह मैंने आपको बहुत बार समझाया हुआ है कि जब ऑर्बिटल्स पैरेलल होते हैं कंजुगेशन तभी होता है, जब परपेंडिकुलर होते हैं तो कंजुगेशन नहीं हो पाता है। तो ये पैरेलल है, अभी ये इन पी ऑर्बिटल्स के पैरेलल है। इसके कारण यहाँ पे डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, और इस तरीके का कंजुगेशन आपको देखने को मिलता है। यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड। ठीक है, लेकिन अभी देखना, जब मैंने ऑर्थो पोजीशन पे ये मिथाइल ग्रुप लगाए तो क्या होगा, यहाँ पे इस CH3 और इस नाइट्रोजन के बीच क्या होगी, रिपल्शन होगी। ठीक है, रिपल्शन होगी। रिपल्शन होने से क्या होगा, देखना एक बार, मैं एक बार इसके ऑर्बिटल डायग्राम का बात लेता हूँ। ये पाई बॉन्ड थे। ठीक है, यहाँ पे ये दो जो मिथाइल ग्रुप हैं ये इस प्लेन में है। ठीक है, यहाँ ये पी ऑर्बिटल्स बना देता हूँ। ये पी ऑर्बिटल्स हैं जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, NH2। अब क्या होगा, जब ये मिथाइल ग्रुप जो इस रिंग के प्लेन में है इस NH2 को रिपेल करेंगे, तो इस NH2 का जो पी ऑर्बिटल जिसमें लोन पेयर है, जो पहले इन सभी ऑर्बिटल्स के पैरेलल था, देखो पैरेलल था ना, वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ऐसे डिफरेंस देखा, जब रिपल्शन नहीं थी तो ये पैरेलल था, ये वाला लोन पेयर वाला ऑर्बिटल, सॉरी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ही है, मैंने 4 दिखा दिए। ठीक है, यहाँ ये लोन पेयर वाला ऑर्बिटल इन सभी पी ऑर्बिटल के पैरेलल था। लेकिन जैसे ही रिपल्शन का केस आया, यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे क्या होगा, ये लोन पेयर वाला ऑर्बिटल इन सभी के परपेंडिकुलर चला जाएगा, और परपेंडिकुलर चला जाएगा तो इस बात को समझना, अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस रेजोनेंस में नहीं जा सकता, इस रेजोनेंस में नहीं जा सकता। तो क्या हुआ, रेजोनेंस नहीं हुआ, रेजोनेंस नहीं हुआ। और अगर रेजोनेंस नहीं हुआ तो क्या मैं कह दूं कि रेजोनेंस क्या हुआ है, इनहिबिट हुआ है। इनहिबिटर क्या होता है, जो रोकता है, ठीक है, इनहिबिट हुआ है। कौन इनहिबिट हुआ है, रेजोनेंस। और किस वजह से रेजोनेंस इनहिबिट हुआ है, इस स्टीरिक क्राउडिंग की वजह से। मुझे बताना, CH3 ग्रुप बल्कि ग्रुप होते हैं, बल्कि ग्रुप होते हैं तो स्टीरिक क्राउडिंग होती है। तो इन बल्कि ग्रुप की वजह से स्टीरिक क्राउडिंग हुई, स्टीरिक क्राउडिंग होने की वजह से ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर वाला ऑर्बिटल है ये परपेंडिकुलर चला गया। किसके परपेंडिकुलर चला गया, रिंग वाले p ऑर्बिटल्स के परपेंडिकुलर चला गया। परपेंडिकुलर जाने से क्या होगा, रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, रेजोनेंस हो गया इनहिबिट। और क्योंकि स्टीरिक क्राउडिंग की वजह से हुआ है, इसलिए इसका नाम स्टीरिक इनहिबिशन, इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। इसके नाम रखने का तरीका समझ आया, ये नाम क्यों दिया गया ये समझ आया, क्योंकि इस स्टीरिक क्राउडिंग की वजह से इस लोन पेयर का रेजोनेंस नहीं हो पाया, ये लोन पेयर का रेजोनेंस इनहिबिट हो गया। तो क्या होगा अब देखना क्या हुआ। मैं दोनों का एग्जाम्पल लिखता हूं, इन्हीं दोनों एग्जाम्पल को मैं दोबारा लिखता हूं। एक लिखता हूं NH2 जहां पे ये लोन पेयर रेजोनेंस में गया है, और एक लिखता हूं यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ये रिंग और ये NH2 जो लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं गया है, ठीक है। ये इन मिथाइल ग्रुप के कारण रेजोनेंस में नहीं जा पाया, वो क्यों नहीं जा पाया मैंने ऊपर समझाया, ठीक है। अब एक चीज बताना, दोनों कंपाउंड क्या है, अमीन है, दोनों को बेस की तरह बिहेव करना है। अब आएगा बेसिक प्रॉपर्टी का रूल, अब आएगा बेसिक प्रॉपर्टी का रूल। देखना, यहां पे मैं H+ डालता हूं, यहां पे मैं H+ डालता हूं, और मैं ये पूछता हूं कंपाउंड नंबर 1 और कंपाउंड नंबर 2 में बेटर बेस कौन है, बेटर बेस कौन है। अब आपको कंसेप्ट का पता है, कैसे पता है कि भाई ये लोन पेयर जो है ये रेजोनेंस में चला जाता है, और रेजोनेंस में चला जाता है तो ये लोन पेयर H+ को कम डोनेट होगा। क्या मैं सही बात कह रहा हूं, बिल्कुल सही कह रहा हूं, कम डोनेट होगा। भाई जब रेजोनेंस में ही चला गया तो लोन पेयर अवेलेबिलिटी कम होगी। अगर लोन पेयर ही अवेलेबल नहीं है तो H+ को डोनेट नहीं हो सकता। लेकिन ये देखना, ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं गया, और अगर रेजोनेंस में नहीं गया तो ये हमेशा नाइट्रोजन पे ही है, और हमेशा नाइट्रोजन पे ही है तो इस H+ को डोनेट हो सकता है। यानी इस केस में इस लोन पेयर की अवेलेबिलिटी H+ के लिए ज्यादा है, इस केस में इस लोन पेयर की अवेलेबिलिटी H+ के लिए कम है। H+ के लिए अवेलेबिलिटी कम क्यों नहीं है ना, H+ के लिए अवेलेबिलिटी कम क्यों है, क्योंकि कंजुगेशन रेजोनेंस में गया। H+ के लिए अवेलेबिलिटी ज्यादा है, ज्यादा क्यों है, क्योंकि ये रेजोनेंस में नहीं गया। तो जब H+ को ज्यादा डोनेट होगा तो ये बेटर बेस है, और ये लेस बेसिक है। तो कंपाउंड नंबर 1 और 2 में क्या कहोगे, कंपाउंड नंबर 2 इज मोर बेसिक देन कंपाउंड नंबर 1 ड्यू टू स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस ड्यू टू सर इफेक्ट। इस तरीके के एग्जाम्पल बेसिसिटी में बहुत कॉमन होते हैं, इसलिए मैंने आपको ये स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस का टॉपिक आज पढ़ाया है। देखना आगे लेता हूँ, एग्जाम्पल्स लेता हूँ मैं और। लेकिन एग्जाम्पल लेने से पहले स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस की अगर मैं बात करूं तो देखना, जब ये ऑर्थो पोजीशन पे तभी स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस होगा। कहीं ये मत कह देना कि सर इस केस में भी स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस हो सकता है क्या, इस केस में भी हो सकता है क्या, इस केस में नहीं हो सकता, इस NH2 के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ये अब दूर हो गया। अगर मैं इस कंपाउंड की भी ऑर्बिटल पिक्चर बनाना चाहूं तो देखना इस कंपाउंड की ऑर्बिटल पिक्चर क्या बनेगी। मैं ऑर्बिटल पिक्चर बनाऊंगा, ये बेंजीन रिंग, ठीक है, ये 2 मिथाइल ग्रुप, ये NH2,
भाई स्टेरिक क्राउडिंग तो जब भी होगी जब ये CH3 से NH2 के पास होंगे। अब तो स्टेरिक क्राउडिंग है नहीं, तो ये क्या है, ये डोनेट हो सकता है। बात समझ आई? तो इस स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस को तभी कंसिडर करना जब ऑर्थो पोजीशन पे लगे हुए हैं बल्कि ग्रुप, ठीक है। मेटा वाले केस में या पैरा वाले केस में ऐसा इफेक्ट नहीं होता है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। मैं एग्जांपल लेता हूं जिससे हमें और थोड़ी क्लियरिटी आएगी, देखना। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, ये सिर्फ बेसिसिटी पे अप्लाई नहीं होता, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जिन पे स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस लग सकता है। ये सिर्फ बेसिसिटी वाले कंसेप्ट के लिए लिमिटेड नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। ये सिर्फ बेसिसिटी वाले कंसेप्ट्स के लिए लिमिटेड नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। आगे मैं कुछ एसिडिटी के भी एग्जांपल दूंगा, देखना। मैं एक एग्जांपल लेता हूं और ये एग्जांपल मैं लेता हूं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का, या फिर मैं पहले एग्जांपल बेसिसिटी के ही और लेता हूं, देखना। मैंने CH3 यहां लगाए, CH3 NH2, एक कंपाउंड लिया ये और एक कंपाउंड लिया ये NO2 CH3 CH3 NH2, और मुझे ये पूछना है कि कंपाउंड नंबर 1 और कंपाउंड नंबर 2 में कौन ज्यादा बेसिक है। देखना यहाँ पे, ये NO2 ग्रुप है, ठीक है। NO2 ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। इसका इफेक्ट क्या होता है, -R होता है, ठीक है, -R इफेक्ट होता है इसका। यहाँ पे भी NO2 है, इसका भी क्या है, -R इफेक्ट है। अब एक चीज देखना, यहाँ पे ये जो CH3 ग्रुप है ये किसको रिपेल कर रहे हैं, इस NH2 को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो CH3 ग्रुप है ये किसको रिपेल कर रहे हैं, इस NO2 को। अब एक चीज समझना कि जब ये CH3 ग्रुप इस NO2 को रिपेल करेंगे तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, देखना एक बार, नीचे मैं लिखता हूं, जब ये CH3 ग्रुप इस NO2 को रिपेल करेंगे तो NO2 का रिंग के साथ कंजुगेशन क्या होता है, कुछ इसी तरीके से होता है, देखना इसी तरीके से होता है। यहां पे लगेगा SIR इफेक्ट इस NO2 के लिए। कैसे, NO2 ग्रुप जब रिंग पे लगता है तो वो कुछ इस तरीके से रेजोनेंस इफेक्ट में ऑपरेट करता है, लेकिन जैसे ये CH3 ग्रुप आएंगे यहां होगी रिपल्शन, और ये जो रिंग वाला रेजोनेंस है, ये देखो मैंने यहां CH3 लगाए और मैं ये कहता हूं अब ये रेजोनेंस नहीं हो सकता, यानी अब इस NO2 का -R इफेक्ट क्या हुआ, -R इफेक्ट खत्म हो गया, रेजोनेंस हो ही नहीं सकता अब। और वो रेजोनेंस क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। अब देखो रेजोनेंस इफेक्ट हो गया, खत्म हो गया, तो कौन सा इफेक्ट ऑपरेट करेगा, -I। अब हमें इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। एक चीज मुझे बताना, मैंने आपको बेसिसिटी की वीडियो में ये समझाया था या एसिडिटी की वीडियोस में ये समझाया था कि एसिडिटी के लिए तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, और बेसिसिटी के लिए, सॉरी, एसिडिटी के लिए तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए और बेसिसिटी के लिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होना चाहिए। अच्छा, दोनों में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की बात करते हैं। जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है उसके केस में बेसिसिटी ज्यादा होती थी कि कम होती थी, और जो कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है उसके केस में, इन दोनों के केस में किस में बेसिसिटी ज्यादा होती थी, मेरे हिसाब से तो इस केस में जिसमें कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है उस केस में बेसिसिटी जो है वो ज्यादा होती थी, और जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है उस केस में बेसिसिटी क्या होती थी, कम होती थी। अब मैं वापस अपने एग्जाम्पल पे चलता हूं, देख यहाँ पे -R से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं और इस केस में -I से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया क्योंकि ये आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है, रेजोनेंस नहीं हो पाता, तो -I से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, ये -R से। अब किससे इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉ होंगे, -R से कि -I से, -R से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ज्यादा होंगे, और मैंने अभी आपको बताया जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बेसिसिटी उतनी कम, तो इस कंपाउंड नंबर 1 की बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
ये कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी, इसकी बेसिसिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, मैंने आपको जो एसिडिटी और बेसिसिटी कराई थी उसमें मैंने आपको ये कराया था कि बेसिसिटी क्या है, देखो बेसिसिटी R NH3 पॉजिटिव, ये कैटायन जितना ज्यादा स्टेबल बेसिसिटी उतनी ज्यादा। ये R ग्रुप दो तरीके का, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। रिलीजिंग ग्रुप क्या करेंगे, रिलीज करके स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, बेसिसिटी बढ़ाएंगे, बेसिसिटी बढ़ाएंगे। विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, विड्रॉ करके इस कैटायन की स्टेबिलिटी घटाएंगे और बेसिसिटी क्या करेंगे, घटाएंगे। अब यहाँ पे देखो कोई रिलीजिंग तो लगा नहीं है, दोनों विड्रॉइंग लगे हैं, दोनों विड्रॉइंग लगे हैं, लेकिन एक जो है वो कम विड्रॉइंग लगा है और एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा है। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के केस में बेसिसिटी का डिक्रीज ज्यादा होगा, बेसिसिटी ज्यादा डिक्रीज होगी, और यहाँ पे जो बेसिसिटी है वो, यहाँ पे जो बेसिसिटी है वो कम डिक्रीज होगी। ठीक है, यही बात मैंने ऊपर आपको इस एग्जांपल में समझाई है कि यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो बेसिसिटी ज्यादा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो बेसिसिटी कम। तो इन दोनों में बेसिसिटी का ऑर्डर, पहले की बेसिसिटी कम होगी दूसरे से, ड्यू टू स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। इस चीज को ध्यान रखना। और स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस किस तरीके से एप्लीकेबल हुआ है उस चीज को भी ध्यान रखना कि यहाँ पे NO2 लोन आउट ऑफ द प्लेन गया है, जिसके कारण उसका -R खत्म हो गया और इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, मैं अगले एग्जाम्पल पे चलता हूं। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, देखना, OH CH3 CH3 NO2 और CH3 CH3 NO2 और OH। ठीक है, मुझे क्या कंपेयर करना है, कंपाउंड नंबर 1 और कंपाउंड नंबर 2 में कौन ज्यादा एसिडिक है, ये कंपेयर करना है एसिडिक बिहेवियर। क्योंकि सर इफेक्ट जो है वो रैंडमली सब पे लगता है, ऐसा नहीं है वो सिर्फ बेसिसिटी पे लगेगा, कुछ एग्जाम्पल में वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे भी लगेगा। तो मैं ऐसे 1-2 एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा, ठीक है, लेकिन वो लगेगा। देखना एक बार, इधर ध्यान देना, यहाँ पे ये NO2 ग्रुप है। अब फिर से मैं वही बात कहूंगा, NO2 ग्रुप का क्या होता है, -R इफेक्ट होता है, -R इफेक्ट होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज बताना, किसी भी कंपाउंड को एसिड बनना है तो उस कंपाउंड को H+ डोनेट करना है, और H+ डोनेट करने के बाद क्या बनेगा, ये एनायन बनेगा। H+ डोनेट करने के बाद मुझे बताना ये एनायन बनेगा। और मैंने आपको ये बताया होगा कि कोई भी कंपाउंड उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा जितनी उसके एनायन की स्टेबिलिटी होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जितनी ज्यादा एनायन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट और सेकंड को अगर हमें कंपेयर करना है कि एसिडिटी किसकी कम है किसकी ज्यादा है, तो हम इन एनायंस की स्टेबिलिटी कंपेयर कर लेते हैं, हमें पता चल जाएगा कि किसकी एसिडिटी ज्यादा है किसकी कम है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो CH3 ग्रुप है ये इस NO2 को क्या कर रहे हैं, स्टेरिकली इनहिबिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सर इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है। सर इफेक्ट होने के कारण ये जो NO2 ग्रुप है ये रेजोनेंस से इस इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ नहीं कर पाएगा, रेजोनेंस ऑपरेट नहीं करेगा। यहाँ पे इफेक्ट कौन सा ऑपरेट करेगा, -I। और किसी को अगर ये डाउट हो कि यहाँ पे रेजोनेंस ऑपरेट क्यों नहीं करेगा, तो एक बार मैं इसका ऑर्बिटल पिक्चर ले लेता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा कि सर यहाँ पे रेजोनेंस ऑपरेट क्यों नहीं करेगा। देखना एक बार, इसकी ऑर्बिटल पिक्चर देखना एक बार। देखो मैं एक बार ऐसे लेता हूँ, NO2 ग्रुप को कैसे लोगे, N डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, और एक बार मैं लेता हूं, आपको फर्क दिखना चाहिए, N देखो यहां 2 मिथाइल ग्रुप लगाऊंगा। ठीक है, यहां देखना एक बार, इनके p ऑर्बिटल बनाओ, इसको थोड़ा सा और प्रॉपर्ली बनाऊंगा मैं ताकि आपको लगे कि हाँ ये दिखेगा, N डबल बॉन्ड O नेगेटिव पॉजिटिव। देखना p ऑर्बिटल बनाता हूं जरा मैं इनके, 1 2 3 4 5 6।
ये p ऑर्बिटल, ये रहा p ऑर्बिटल, ये रहा, ये वाला और ये वाला, ये 6 p ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल है। और एक बार इसके बनाता हूँ, इस डबल बॉन्ड के, एक p ऑर्बिटल ये और एक p ऑर्बिटल ये। और मुझे एक बात बताना, क्या इस n डबल बॉन्ड O का जो p ऑर्बिटल है वो इन सब के पैरेलल है? बिल्कुल पैरेलल है। ये देखो, ये ऐसे खड़े हैं, सीधे हैं। कैसे हैं ये वाले p ऑर्बिटल जो हैं ये ऐसे हैं रिंग के प्लेन के, और ये वाले p ऑर्बिटल भी कैसे हैं, ऐसे ही है। तो ये p ऑर्बिटल आपस में पैरेलल है, ठीक है। अब इन मिथाइल ग्रुप के आने से क्या हुआ, देखो इन मिथाइल ग्रुप के आने से ये p ऑर्बिटल, रिंग के p ऑर्बिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, रिंग के p ऑर्बिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। लेकिन यहाँ वाले p ऑर्बिटल देखना, ये जो यहाँ पे ये जो NO2 ग्रुप था ये इस रिंग के प्लेनर था, और रिंग के प्लेनर था तो p ऑर्बिटल भी पैरेलल थे। ये क्या हो जाता है, ये रिंग के परपेंडिकुलर हो जाता है, ऐसे। फर्क दिखा? प्लेनर देखो, अगर मैं ऐसे कह रहा हूं कि ये रिंग ऐसे प्लेन में है तो ये NO2 ग्रुप भी ऐसे ही है। लेकिन मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि ये रिंग ऐसे प्लेन में है तो ये NO2 ग्रुप ऐसे है, ऐसे 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 प्लेन में परपेंडिकुलर, N डबल बॉन्ड O डबल इधर, और ये क्या है, प्लेन में है। अब परपेंडिकुलर जाने से क्या होगा, परपेंडिकुलर जाने से यहाँ जो p ऑर्बिटल थे वो इसके परपेंडिकुलर चले जाएंगे, और परपेंडिकुलर चले जाएंगे तो ये जो रेजोनेंस हम शो कर सकते हैं ये नहीं होगा। पैरेलल थे तो क्या होगा, ये रेजोनेंस हो सकता है, ठीक है। ये फर्क आता है। मैं वापस चलता हूँ, देखना अपने एग्जाम्पल पे ही। तो मैंने कहा ये NO2 ग्रुप क्या चला जाएगा, परपेंडिकुलर, इसके p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर चले जाएंगे, और यहाँ पे रेजोनेंस ऑपरेट नहीं करेगा, इंडक्टिव ऑपरेट करेगा। अब एक चीज बताना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते थे, एसिडिटी बढ़ाते थे। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एसिडिटी उतनी ज्यादा, जितना कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग उतनी एसिडिटी कम। और आप लोगों को पता है कि -R इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, -I इफेक्ट से जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होते हैं वो कम होते हैं। तो ज्यादा विड्रॉ होगे तो ज्यादा एसिडिटी, यहाँ ज्यादा विड्रॉ है, यहाँ ज्यादा विड्रॉ हो रहे हैं तो ज्यादा एसिडिटी, कम विड्रॉ हो रहे हैं तो कम एसिडिटी। और 1 और 2 में एसिडिटी किसकी ज्यादा, 1 की एसिडिटी ज्यादा, 2 की एसिडिटी कम, क्योंकि 2 में ये NO2 ग्रुप इफेक्टिवली रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ नहीं कर पाया। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ना करने के कारण, क्योंकि इसका -R इफेक्ट खत्म हो गया, -I ऑपरेट कर रहा है। और -R इफेक्ट क्यों खत्म हो गया, ड्यू टू स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। इस चीज को ध्यान रखना। तो जरूरी नहीं है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस सिर्फ एसिडिटी पे लग सकता है, बेसिसिटी पे भी लग सकता है, उसमें कोई शक नहीं है। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। ये एग्जाम्पल जो है वो थोड़ा सा आपके माइंड को जो है वो थोड़ा सा और लॉजिकल बनाएगा। देखना, CH3, NO2 नहीं CH3, इन दोनों का कंपैरिजन लेता हूं। यहां नहीं, यहां CH3। फर्क देखना आप, मैं इस एग्जाम्पल को कंपेयर करूंगा इस एग्जाम्पल से, ऊपर वाले से, और देखना एक बार फर्क देखना आप। यहां पे देखना, ये CN जो ग्रुप होता है ना, ये CN ग्रुप लीनियर होता है, लीनियर होता है। और यहाँ पे कोई भी स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस जो है वो ऑपरेट नहीं करती। लीनियर होने के कारण कोई भी स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस नहीं होती। किसके केस में, CN के केस में। इस NO2 को देखो, ये NO2 लीनियर नहीं है। NO2 को कैसे लिखते हो आप, N डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O नेगेटिव पॉजिटिव। और CN को कैसे लिख रहे हो, C ट्रिपल बॉन्ड N। बताना कौन लीनियर है, ये लीनियर है, तो यहाँ स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस नहीं है। ये लीनियर नहीं है तो यहाँ स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस लगा था। और यही बात मैं समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस नहीं लगता क्योंकि ये लीनियर होता है। अब स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस नहीं लगेगा तो देखना, इसका भी -R इफेक्ट और इसका भी -R इफेक्ट। आप CN के बेसिस पे नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन कंपाउंड ज्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है। अभी डिसाइड होगा इनके बेसिस पे।
मुझे बताना CH3 का क्या इफेक्ट होता है। CH3 का अगर ऑर्थो पोजीशन पे होता है तो हाइपर कंजुगेशन होता है, और मेटा पोजीशन पे होता है तो इंडक्टिव होता है। अच्छा, हाइपर कंजुगेशन हो या प्लस आई हो, दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग फैक्टर हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग फैक्टर क्या करते हैं, एसिडिटी को बढ़ाते हैं कि घटाते हैं। मैंने तो आपको घटाते हुए पढ़ाया था कि जो भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं, ये पढ़ाया था मैंने आपको। अगर नहीं पढ़ा तो एक बार प्रीवियस वीडियो देखना जो मैंने एसिडिटी की आप लोगों को पढ़ाई हुई है, ध्यान देना उस पर, ठीक है। तो ये यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग फैक्टर है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का फैक्टर है। अब हमें क्या देखना पड़ेगा कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, कौन कम इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। आपको पता है रेजोनेंस लीड करता है हाइपर कंजुगेशन को, और हाइपर कंजुगेशन लीड करता है इंडक्टिव को, ठीक है। तो हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट क्योंकि ज्यादा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज ज्यादा होंगे। इंडक्टिव का क्योंकि इफेक्ट डोमिनेट नहीं करता, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज क्या होंगे, कम होंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज ज्यादा हो रहे हैं तो एसिडिटी इस कंपाउंड नंबर 1 की कम है। इलेक्ट्रॉन रिलीज कम हो रहे हैं तो इस एसिडिटी इस कंपाउंड नंबर 2 की ज्यादा है, और इसलिए कंपाउंड 2 इज मोर बेसिक देन मोर एसिडिक देन कंपाउंड 1। इस चीज का ध्यान रखना। CN लीनियर है, इसका स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस नहीं लगता, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। मैं अगले एग्जांपल पे चलता हूँ, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस की। देखना अगला एग्जांपल देखना क्या होगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये मैं यहाँ पे लेता हूँ NH2 CH3 CH3 CN, और यहाँ पे लेता हूँ एग्जांपल NO2 CH3 CH3 NH2। हमें कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2 में बेसिसिटी बतानी है, किसकी ज़्यादा किसकी कम। अभी मैंने आपको बताया CN जो लीनियर होता है, और CN ग्रुप अगर लीनियर होता है तो यहाँ पे सर इफेक्ट नहीं होगा, और सर इफेक्ट नहीं होगा तो ये जो CN है इसको मैं ऐसे लिखता हूँ C ट्रिपल बॉन्ड N, और ये CN इस बेंजीन रिंग से रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सर इफेक्ट है, तो ये NO2 -R से विड्रॉ नहीं कर सकता। किससे विड्रॉ करेगा, -I से। अब मुझे बताना कौन बेसिक हो गया ज्यादा। ये -R से विड्रॉ कर रहा है तो ज्यादा विड्रॉ करेगा, ये -I से विड्रॉ कर रहा है तो कम विड्रॉ करेगा। ज्यादा विड्रॉ करने वाला कम बेसिक, और कम विड्रॉ करने वाला ज्यादा बेसिक। तो ऐसे लिख लो, बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे बेसिसिटी उतनी कम होगी, जितने कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे बेसिसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ हम फर्स्ट की बेसिसिटी कम बताएंगे, सेकंड की बेसिसिटी ज्यादा बताएंगे, और ड्यू टू स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस कहेंगे। यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे नहीं लग रहा, इस चीज का ध्यान रखना। मैं एक लास्ट एग्जांपल लेता हूँ स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस में, जिसमें मैं आपको ये समझाऊंगा कि स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस कार्बोकैटायन पे किस तरह लगता है। देखना CH3, ठीक है, यहाँ पे H नहीं है, CH3 CH3 पॉजिटिव। एक तो ये कार्बोकैटायन, ठीक है, और एक ये कार्बोकैटायन CH3 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 पॉजिटिव, ठीक है। एक बार के लिए मैं इन दोनों की ऑर्बिटल पिक्चर ले लेता हूं। देखना, इसकी ऑर्बिटल पिक्चर लेता हूं। इसकी ऑर्बिटल पिक्चर किस तरीके से होगी, देखो इसकी ऑर्बिटल पिक्चर होगी कुछ इस तरीके से, CH3 CH3। ये तो 6 p ऑर्बिटल जो टोटल मिला के 3 पाई बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। अब यहां ध्यान देना, इसका p ऑर्बिटल कहाँ है, इसका p ऑर्बिटल भी इन 6 p ऑर्बिटल के पैरेलल है। और ये पैरेलल कब तक है, जब तक यहाँ पे कोई बल्कि ग्रुप नहीं है तब तक, ठीक है। जैसे ही ये बल्कि ग्रुप आए, अब ये देखना p ऑर्बिटल कैसे होगा,
अब ये p ऑर्बिटल ऐसे परपेंडिकुलर हो जाएगा, ऐसे ऐसे, और ये मिथाइल ग्रुप ऐसे हो जाएगा। फर्क मुझे बताना एक बार, फर्क दिख रहा है आप लोगों को? फर्क दिख रहा है? ये पैरेलल है, ये अगर ऐसे सीधा है तो ये भी कैसे सीधा है, लेकिन ये अगर सीधा है तो ये ऑर्बिटल कैसे ऐसे लेटा हुआ, परपेंडिकुलर दिखा? परपेंडिकुलर है ये, ठीक है। और परपेंडिकुलर होने की वजह से क्या है, परपेंडिकुलर होने की वजह से मुझे एक बात बताना, क्या ये कंजुगेशन हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, बिल्कुल नहीं हो पाएगी, क्योंकि परपेंडिकुलर में तो कंजुगेशन होती ही नहीं है। लेकिन जब पैरेलल है, जब पैरेलल है तो क्या ये कंजुगेशन हो पाएगी? बिल्कुल हो पाएगी। यानी यहाँ पे ये रिंग के इलेक्ट्रॉन यहाँ इस कार्बोकैटायन को रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बनाने में इस्तेमाल हो सकते हैं। रिंग का जो इफेक्ट लग रहा है वो प्लस आर इफेक्ट लग रहा है। लेकिन यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ डोनेट नहीं हो सकते, और यहाँ डोनेट क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप के बीच रिपल्शन है। इस रिपल्शन के कारण स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस होता है। इस स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस के कारण यहाँ इस कार्बोकैटायन पे जो p ऑर्बिटल है वो इसके परपेंडिकुलर चला जाता है, इस रिंग के p ऑर्बिटल के। और परपेंडिकुलर गया तो ये कंजुगेशन खत्म, कंजुगेशन खत्म तो स्टेबिलिटी खत्म। यानी यहाँ पे स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस के कारण क्या होता है, इस रिंग का प्लस आर इफेक्ट नहीं लग रहा, नहीं है, ठीक है। अच्छा एक चीज बताना, रिंग का प्लस आर नहीं होता, रिंग के 3 इफेक्ट होते हैं। इस बेंजीन रिंग के 3 इफेक्ट होते हैं, या तो माइनस आर या प्लस आर या फिर माइनस आई। माइनस आर, प्लस आर और माइनस आई कब कब लगते हैं, मैं एक चीज देखता हूँ। माइनस आई कब लगेगा, मान लो OH है और PH है, यहाँ पे रिंग का माइनस आई है, ठीक है। एक मैं ये ले लेता हूं, यहाँ पे ही रिंग का माइनस आर भी है। कैसे? देखो रिंग में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, रिंग अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, तो रिंग का माइनस आर है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे रिंग का माइनस आई नहीं कहूंगा, मैं कोई और एग्जांपल लेता हूं जिसमें रिंग का माइनस आई मैं आप लोगों को शो कर सकूं। CH3 यहां ले लेता हूं। वैसे तो यहाँ हाइपर कंजुगेशन भी होता है, लेकिन जरूरी थोड़ी है एक ही इफेक्ट लगेगा, क्योंकि रिंग के कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। तो हाइब्रिडाइजेशन ज्यादा तो परसेंटेज ज्यादा, परसेंटेज ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी ज्यादा। और जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उनका क्या कहते हैं, माइनस आई होता है। तो रिंग का माइनस आई होता है, प्लस माइनस आर दिया मैंने, प्लस आर कब होता है रिंग का, देखो इस केस में रिंग का प्लस आर है, ठीक है। तो यहाँ पे रिंग का प्लस आर है, यहाँ पे रिंग का प्लस आर नहीं है, यहाँ पे रिंग का क्या है, माइनस आई है। या फिर सीधी ये बात करो, यहाँ पे प्लस आर है, यहाँ पे प्लस आर नहीं है। प्लस आर है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, प्लस आर नहीं है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगा। कार्बोकैटायन को कौन से ग्रुप स्टेबल बनाते हैं, जो उसको इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। यानी अगर फर्स्ट और सेकंड में कंपेयर करूं तो फर्स्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है, सेकंड की स्टेबिलिटी कम है। और सेकंड की स्टेबिलिटी कम क्यों है, क्योंकि सेकंड में स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस के कारण यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट प्लस आर इफेक्ट नहीं लग पाया, और यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट लगा है। तो ये है बच्चों स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस के बारे में। ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बहुत कंसेप्चुअल है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। आप लोगों को अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं इंडिविजुअली, ठीक है। कोई भी बात अगर आपको डाउट आती है, आपको लगता है नहीं समझ आया, तो मुझे बताना इस बारे में, ठीक है। अब मैं अगले इफेक्ट पे चलता हूँ, जो है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। देखना, उस इफेक्ट की बात करता हूं मैं बात करूंगा स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन की, SIP की, ठीक है। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन क्या होता है, इसको समझाने के लिए SIP इफेक्ट देखना, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। मैं एग्जांपल लेता हूं NH2, और एक एग्जांपल मैंने लिया CH3NH2। इन दोनों में मुझे बताना है कौन ज्यादा बेसिक है, ठीक है।
देखना, अगर बेसिक की बात करूं तो क्या करना है, H पॉजिटिव लेना है, H पॉजिटिव लेना है, किसी भी बेस को H पॉजिटिव लेना है। मैं कहता हूं इसने अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट किया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट किया और बेस की तरह बिहेव किया। आपको पता है कोई भी कंपाउंड अगर बेसिक होता है, कोई भी कंपाउंड अगर बेस की तरह बिहेव करता है तो उसका जो कैटायन बनना चाहिए वो स्टेबल बनना चाहिए। मैंने आपको बताया हुआ है कि किसी भी कंपाउंड के बेसिक प्रॉपर्टी उसके कैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। यानी इन दोनों कंपाउंड की बेसिक प्रॉपर्टी मैं इनके कैटायन के बेसिस पे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। यहां पे क्या होगा देखना, इस NH3 का क्या स्ट्रक्चर है, क्या हाइब्रिडाइजेशन है, इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसकी। और इस CH3 की भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ये रिंग के प्लेन में ही नहीं है। इससे क्या होगा, इन दोनों के बीच रिपल्शन होगी, और जब इन दोनों के बीच रिपल्शन होगी तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा, और ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। भाई स्टीरिक क्राउडिंग आ गई, यहाँ पे क्या आ गया, स्टीरिक क्राउडिंग आ गई, और स्टीरिक क्राउडिंग आ गई तो स्टेबिलिटी कम हो गई। तो ये कम स्टेबल है तो बेसिसिटी कम। आपको मैंने बताया बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन। कैटायन अगर ज्यादा स्टेबल तो बेसिसिटी ज्यादा, कैटायन अगर कम स्टेबल तो बेसिसिटी कम। तो यहाँ पे कैटायन ज्यादा स्टेबल है तो कंपाउंड नंबर 1 की बेसिसिटी कंपाउंड नंबर 2 के कंपैरिजन में ज्यादा है, ड्यू टू, और इस तरह के इफेक्ट को क्या कहते हैं, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। यहाँ प्रोटोनेशन नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा, यहाँ प्रोटोनेशन नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो प्रोटोनेशन होने के बाद कैटायन बना ये कम स्टेबल है। तो इस चीज को ध्यान रखना बच्चों, ये स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन होता है। अच्छा एक चीज और बता दूं आपको, स्टेरिक इनहिबिशन जो प्रोटोनेशन होता है वो अपोजिट होता है ऑर्थो इफेक्ट के। ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के अगर ऑर्थो पोजीशन पे, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई बल्की ग्रुप लगाया जाता है तो उस कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है। अब यहाँ पे देखना, ऑर्थो इफेक्ट में एसिडिटी इंक्रीज कर रही है ऑर्थो पे जब ग्रुप लगाया, लेकिन यहाँ पे ऑर्थो पे जब ग्रुप लगाया ना तो बेसिसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो गई। इसलिए मैंने कहा स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन ऑर्थो इफेक्ट के ऑपोजिट है। कैसे देखना, कंपेयर करना, एक मैंने लिया NH2, एक मैंने लिया NH2CH3, ठीक है, एक मैंने लिया COOH, एक मैंने लिया COOH और CH3। 1 2 बेसिसिटी 1 की ज्यादा 2 की कम, 1 2 एसिडिटी 1 की कम 2 की ज्यादा, ऑपोजिट। यहाँ पे स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन है जो बेसिसिटी घटा रहा है, यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट है जो भी एसिडिटी बढ़ा रहा है। इस चीज को ध्यान रखना, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ठीक है बच्चों। ये था स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन और एसर इफेक्ट के बारे में। बाकी काम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।